दोस्तों, आज की हमारी कहानी है परिवार। बहू जो तेरे मायके में चला आया है वो ससुराल में तो चलेगा नहीं, फिर क्यों जबरदस्ती अपने मायके की यहाँ चलाती रहती हो। तुम्हारे घर में और इस घर में बहुत फर्क है। दामिनी जी ने अपनी बड़ी बहू काव्या से कहा, मम्मी जी आप तो कुछ मत ही बोलिए, ये सब आपके कारण ही हो रहा है। आप तो दोनों बहुओं में फर्क करती हो और फिर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं अपनी चलाती हूँ। काव्या ने चिढ़ कर कहा, बहू एक बार इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लो, मैंने कभी भी तुम में और छोटी बहू में फर्क नहीं किया है। अच्छा तो फिर छोटी बहू के लिए तीज त्योहार पर लहरिया के साड़ी, सिंगार का सामान कुछ आ रहा है, पर मेरे लिए नहीं। क्यों, ये फर्क नहीं है तो क्या है? बहू तुम्हें तो कभी हमारे रीति रिवाज पसंद ही नहीं थे ना। हर बार तुम यही करती थी कि मेरे मायके में ये सब चोचले नहीं होते, ये सब तो आपके घर में चलते हैं। हर बार तुमने हमारे घर की रीति रिवाज का मजाक बनाया, फिर आज क्यों बुरा लग रहा है? कहकर दामिनी जी उस कमरे के बाहर निकल गई। दामिनी जी के ऐसा कहने पर काव्या ने अपने पति सुधीर की तरफ देखा तो सुधीर ने भी ज्ञात्मक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारे मायके में तो ये सब नहीं चलता है ना। अब तुम्हारे हिसाब से हमने तुम्हें टिप करना शुरू कर दिया तो तुम बुरा क्यों लग रहा है? सुधीर, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। साक्षी को तो हर कोई आगे से आगे पूछता है, जबकि वो तो मेरी देवरानी है। उसका औहदा मुझसे छोटा है और मुझे कोई पूछना पसंद ही नहीं करता, जबकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ। बताओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? महज औहदा बड़ा होने से क्या होता है? उसके लिए बड़प्पन भी दिखाना पड़ता है, दूसरे के प्यार और भावनाओं का सम्मान भी करना पड़ता है। तुमने तो बस हमारे यहाँ का मजाक बनाया है, जबकि साक्षी ने परिवार को दिल से अपनाया है। तुम खुद जानती हो कि तुम में और साक्षी में बहुत फर्क है। कहकर सुधीर कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में रह गया सिर्फ काव्या। सुधीर की बातों को याद करते हुए थकी हारी सी काव्या पलंग पर जाकर बैठ गई। आखिर वो गलत तो नहीं कह रहा था। उसे याद हो आया वो दिन जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी। ससुराल में सबने उसका कितने अच्छे से स्वागत किया था। सास ससुर, पति सुधीर, देवर विजय और छोटी ननद भाव्या, सबने उसे सिर आंखों पर बिठाया था। पर हमेशा एकल परिवार में अकेले रही काव्या को उसके कद्र नहीं हुई। नंद देवर उसके पास आकर बैठते तो वो चिढ़ जाती कि इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई जगह ही नहीं है। इससे तो मेरा मायका ही अच्छा है, वहाँ कम से कम कोई परेशान करने वाला नहीं होता। धीरे धीरे देवर नंद ने भी उसके पास बैठना छोड़ दिया। रीति रिवाज के नाम पर भी से बड़ी कोताही होती थी। उसके शादी के बाद पहली तीज थी। कितने अरमानों से खुश होते हुए दामिनी जी ने काव्या के लिए बाजार जाकर लहरिये की साड़ी खरीद कर लाई थी, साथ ही सिंगार का सामान भी। और काव्या के हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए उन्होंने मेहंदी वाले को ही बुलवाया था। लेकिन काव्या तो ये सब देखकर ही चिढ़ गई। मेहंदी वाली के सामने ही चिढ़ती हुई बोली, मम्मी जी मैं नहीं मानती इन फालतू के रीति रिवाज को। ये तो सब फालतू का
टाइम पास है। मेरे मायके में तो ये सब नहीं होता है। बहू, तेरे मायके में नहीं होता तो क्या हुआ, यहाँ ससुराल में तो होता है। हमारे यहाँ तो तीज त्योहार बढ़ चढ़ कर पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, जो तुम्हें भी बन सवर कर त्योहार में हिस्सा लेना चाहिए। देखिए मम्मी जी, मुझे तो इन सब चीज़ों का शौक नहीं है और ना ही मैं इतनी देर मेहंदी लगवा कर एक जगह बैठ सकती हूँ। अपनी शादी में लगवाया ली वही बहुत बड़ी बात है। आपको लगाना है तो आप लगवाइए, पर मेरे पीछे मत पड़िए, कहकर काव्या अपने कमरे में चली गई। पीछे दामिनी जी मेहंदी वाली का मुंह देखती ही रह गई। श्याम को सुधीर ने काव्या से कहा, काव्या मेहंदी लगवा लेती तो क्या हो जाता। देखो, मैं एक जगह मेहंदी लगवा कर नहीं बैठ सकती और मुझे इन सब चीज़ों से कोताही होती है। देखो, तुम्हें नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी का मन रखने के लिए ही मेहंदी लगवा लेती। देखो, मुझे बनावटी बनाने का शौक नहीं है। जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझे पसंद नहीं है। साफ कहना, सुखी रहना। मेरे मायके में तो ये सब नहीं होता था। देखो, मुझे ये सब चोचले पसंद नहीं है और जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ उसे एकदम से कैसे बदल दूँ। वैसे भी मुझे तो ये रीति रिवाज टाइम वेस्टिंग लगते हैं। कहकर काव्या ने बात को खत्म किया। मेहंदी नहीं लगवाई कोई बात नहीं, लेकिन ना तो वो लहरिया की साड़ी पहनी और ना ही श्रृंगार का सामान इस्तेमाल किया। ये देख करके दामिनी जी को बुरा लगा, पर वो घर की शांति के लिए कुछ नहीं बोली। लेकिन काव्या तो यह सब अक्सर ही करती थी। हर तीज त्योहार पर अपनी मनमानी ही करती थी। उसे ससुराल के रीति रिवाज से या उनके तौर तरीके से कोई लेना देना नहीं था। वो तो जो उसके मायके में चलता आया था वही चीज कर रही थी। एक बार सुधीर ने इस बारे में उसके मायके में बात की तो काव्या ने घर पर आकर काफी झगड़ा किया, ये कहकर कि तुम मेरे मायके जाकर मेरी बुराई करते हो। उसके बाद दामिनी जी ने सुधीर को इस बारे में बात करने से मना कर दिया। साथ ही हर तीज त्योहार पर अपनी तरफ से उसके लिए तोहफे लाने बंद कर दिए। बस वो उसके हाथ में पैसे दे देती थी कि तुम्हें जो खरीदना है अपने पसंद का खरीद लेना। लेकिन अभी 3 महीने पहले ही देवर विजय की शादी साक्षी के साथ हुई थी। साक्षी घर में सबके साथ मिलजुल कर चलने में विश्वास करती थी। साथ ही हर तीज त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। ये देख करके दामिनी जी भी उसके लिए आगे से आगे तोहफे लेकर आती थी। अब तीज का त्योहार आने वाला है। दामिनी जी ने काव्या के हाथ में पैसे रख दिए कि वो अपने लिए जो लाना चाहती है ला सकती है, पर साक्षी के लिए खुद बाजार जाकर साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आई थी। अब मेहंदी वाली साक्षी को मेहंदी लगा रही थी कि साक्षी ने दामिनी जी से कहा, मम्मी जी, भाभी जी को भी बुला लीजिए, वो मेहंदी लगवा लेंगी। दामिनी जी का मन तो नहीं था अंदर जाकर काव्या को बुलाने का, पर साक्षी के सामने क्यों उसे बुरा बनाए, ये सोच करके वो काव्या को बुलाने कमरे में आ गई। लेकिन काव्या तो लड़ने के मूड में बैठी थी। आखिर साक्षी को इतना अटेंशन क्यों दिया जा रहा है, इस कारण उन्होंने दामिनी जी और सुधीर से बहस कर ली।
अभी बाहर सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज आने लगी। लगता है भाभ्या भी कॉलेज से आ गई है। आज अपने आप को काव्या बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थी। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो अपना ईगो लेकर बैठी रहे और हमेशा अकेले रहे, या फिर अपने ईगो को छोड़कर परिवार के साथ मिलकर रहे। उसने दूसरा रास्ता चुना और अपने कमरे से उठ करके बाहर आ गए। उसे वहां देखकर पहले तो एकदम शांति छा गई, लेकिन जब उसने कहा कि वो भी मेहंदी लगवाना चाहती है तो सब लोग ने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर उसका वह स्वागत किया। हालांकि गलतियां तो वो आज भी करती है, पर जब परिवार के लोग मिलजुल कर सब कुछ संभाल लेते हैं